नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना आज। सरकार ने कहा, नियमित यात्री रेलगाड़ियों के निजी संचालन की कोई योजना नहीं। नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के अंतिम दौर में ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला। 69% अफगानी लोगों ने भारत को अफगानिस्तान का अच्छा मित्र बताया। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों की बैंकिंग सुविधाएं सरल बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। पारुपल्ली कश्यप और मिथुन मंजुनाथ ताइपे बैडमिंटन के दूसरे दौर में, और निशानेबाजी में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप में रजत पदक जीता। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना आज की जाएगी। ये दिन में 11 बजे संसद भवन परिसर में शुरू होगी। मतदान सोमवार को संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में कराया गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सोमवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में कुल 99% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। वहीं 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधायकों द्वारा 100% मतदान किया गया। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तमिलनाडु। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार हैं। बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेकुलर, शिरोमणि अकाली दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई क्षेत्रीय दल द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। वहीं देश के शीर्ष पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की नियमित यात्री रेलगाड़ियों का संचालन प्राइवेट ऑपरेटरों को सौंपने की कोई योजना नहीं है। कल लोकसभा में उन्होंने बताया कि IRCTC दिल्ली लखनऊ और अहमदाबाद मुंबई रेल मार्ग पर अभी 2 तेजस कॉरपोरेट रेलगाड़ी चल रही है। लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग पर तेजस रेलगाड़ी ने 2019-20 में 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लाभ दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद अगले 2 वित्त वर्ष में इसे हानि हुई। रेल मंत्री ने बताया कि छूट की लागत रेलवे पर भारी पड़ी, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी श्रेणी के यात्रियों को छूट जारी रखना वांछनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद रेलवे ने 4 श्रेणी में यात्री किराए में छूट देना जारी रखा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े धन शोधन मामले के सिलसिले में आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही है। आयकर विभाग वर्ष 2016 से नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आरोप पत्र दाखिल किया था। नेशनल हेराल्ड अखबार का स्वामित्व इसी कंपनी के पास था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी से पूछताछ को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। अकबर रोड स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय सहित पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड से बचाव के 200 करोड़ टीके लगाए जाने की उपलब्धि पर टीकाकरण कर्मियों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र भेजकर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण में स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों ने लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड टीकाकरण अभियान पिछले वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था। 17 जुलाई को देश ने 200 करोड़ टीके लगाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक और दूर दराज के गांवों से लेकर घने जंगलों तक कोविड टीकाकरण कार्यक्रम ने ये साबित कर दिया है कि वो देश के हर कोने तक पहुंचने में सक्षम है।
उन्होंने कहा कि 200 करोड़ टीके लगाए जाने की उपलब्धि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सेवा प्रदान करने की क्षमता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में खेलों के प्रति उत्साह का वातावरण है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है। श्री मोदी ने कल राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने भारतीय दल को श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। खेल की दुनिया के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। ये बहुत दिलचस्प है कि 28 जुलाई को जिस दिन बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम शुरू होंगे, उसी दिन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चेस ओलंपियाड की शुरुआत होगी। यानी आने वाले 10-15 दिन भारत के खिलाड़ियों के पास अपना दम खम दिखाने का, दुनिया पर छा जाने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं देश के प्रत्येक खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। दुनिया के शायद ही किसी देश में ऐसा होता हो जहां देश के प्रधानमंत्री वहां के खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते हों, चाहे वो मेडल जीत कर लाएं या ना लाएं, टूर्नामेंट से पहले हो या बाद में हो, सदा आपने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने का काम किया। पिछले कुछ वर्षों में खेलों का बजट दोगुना नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा किया है, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी खिलाड़ियों से आपका उसके लिए भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। इसमें भारत के 215 खिलाड़ी 19 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आज से राष्ट्रमंडल खेल क्विज का प्रसारण करेगा। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता की घोषणा अगले दिन स्पोर्ट्स कैन और समाचार बुलेटिन में की जाएगी। इसे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश किया जाएगा। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। भारतीय खेल प्राधिकरण साई राष्ट्रमंडल खेल क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के साथ काम कर रही है। श्री नड्डा पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के कृतज्ञता ज्ञापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिर्फ शब्दों में नहीं, उसको धरती पर उतारने का जो काम किया वो आदरणीय प्रधानमंत्री ने। किसान का बेटा आज उपराष्ट्रपति पद पर जा रहे हैं। किसान के लिए काम करने का जो काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, आज हर तीसरे महीने पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसान को 2,000 रुपए उसके बैंक के अकाउंट में जा रहा है और ये 11 करोड़ है। आज प्रधानमंत्री किसान मानदेय योजना के तहत पेंशन लगने लगी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। कल रात जारी बयान में एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के अनुमोदन से सभी विभाग और प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार श्री पवार राज्य में महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार के पतन के बाद अपनी पार्टी के ढांचे को पुनर्गठित करना चाह रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रामदास कदम ने आरोप लगाया कि एनसीपी प्रमुख शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसका सबूत शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को दिया है।
भारत और मालदीव ने अदालत के डिजिटलीकरण में तेजी लाने, आईटी कंपनियों और स्टार्टअप की संभावनाओं को बढ़ावा देने पर न्यायिक सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले जून में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति इबू सोलिह के साथ वार्ता की थी। भारत 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देने और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में शामिल था। भारत और मालदीव के बीच प्राचीन जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संपर्क हैं। भारत और मालदीव के संबंध परंपरागत रूप से मधुर रहे हैं। भूटान के आर्थिक कार्यों के मंत्री लोकनाथ शर्मा ने कल नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की। श्री तोमर ने कहा कि भारत ने कृषि के क्षेत्र में भूटान को हर संभव सहायता की है और वो उसे हर तरह से सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार भूटान के विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भूटान के अनुरोध पर उसे भारत को अदरक का निर्यात करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोनों देश कृषि क्षेत्र में सहयोग जारी रखेंगे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों की बैंकिंग सुविधा सुगम बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। बैंक के ग्राहक अब व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एसबीआई खाता धारक अब शेष की पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे। इन सेवाओं के लिए ग्राहकों को 9022690226 पर हाई का संदेश भेजना होगा। भारतीय स्टेट बैंक अपने क्रेडिट कार्ड धारकों को भी व्हाट्सएप आधारित सेवाएं प्रदान करेगा। इसके लिए एसबीआई व्हाट्सएप कनेक्ट नाम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ता किसी शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1915 अथवा 1800-114000 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना आज। सरकार ने कहा, नियमित यात्री रेलगाड़ियों के निजी संचालन की कोई योजना नहीं। नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगी। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की अंतिम दौर में ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला। 69% अफगानी लोगों ने भारत को अफगानिस्तान का अच्छा मित्र बताया। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों की बैंकिंग सुविधाएं सरल बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। पारूपल्ली कश्यप और मिथुन मंजुनाथ ताइपे बैडमिंटन के दूसरे दौर में और निशानेबाजी में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया में आईएसएसएफ विश्व कप में रजत पदक जीता। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। रानिल विक्रमसिंघा आज श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच पिछले हफ्ते राष्ट्रपति पद से गोताबाया राजपक्ष के इस्तीफे के बाद कल नए राष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ। 225 सांसदों में से रानिल विक्रमसिंघा को 134 सांसदों का समर्थन मिला। पोडुजन पेरामुना पार्टी के डलास अलापेरुमा को 82 वोट मिले और नेशनल पीपुल्स पावर के नेता अनुराग कुमार दिसानायके को सिर्फ 3 वोट मिले। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अग्रणी हैं।
श्री सुनक का सीधा मुकाबला विदेश मंत्री लिज ट्रस से होगा। ऋषि सुनक 137 मतों के साथ पांचवें और अंतिम मतदान के दौर में विजयी हुए, जबकि 113 सांसदों के समर्थन के साथ लिज ट्रस दूसरे स्थान पर रहीं। 42 वर्षीय सुनक अब तक मतदान के हर दौर में सबसे आगे रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए श्री सुनक या सुश्री लिज ट्रस में से किसी एक का चुनाव कंजर्वेटिव पार्टी के 1,80,000 सदस्य करेंगे। विजेता की घोषणा 5 सितंबर को होगी और वही ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री होगा। अफगानिस्तान में हाल में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 69% लोगों ने भारत को अपना सबसे अच्छा मित्र राष्ट्र माना है। ब्रसेल्स स्थित न्यूज वेबसाइट EU रिपोर्टर ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों की आंतरिक भावना का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था। इसमें अतीत, वर्तमान परिदृश्य और भावी आकांक्षाओं के बारे में आम लोगों के विचार संग्रहित किए गए और उनका मूल्यांकन किया गया। एक रिपोर्ट। ये सर्वेक्षण इस वर्ष मार्च, अप्रैल और मई में कराया गया, जिसमें 2000 से अधिक लोगों से प्रतिक्रिया ली गई। सर्वेक्षण के नतीजे अफगानिस्तान की भावी स्थिति को भी इंगित करते हैं। इस अध्ययन के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान के अधिसंख्य लोग अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए चुनाव के हक में हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के बीच लोगों के स्तर पर संबंध 1990 के दशक में तालिबान शासन से लेकर और पिछले वर्ष अगस्त में तालिबान के नियंत्रण तक बेहतरीन रहे। भारत की अफगानिस्तान में जबरदस्त भागीदारी और सामरिक रुचि रही। अफगानिस्तान में निवेश में भारत की सर्वाधिक भागीदारी रही है। भारत ने करीब $3 अरब का निवेश किया है। अफगानिस्तान की सहायता करने वाले देशों में दुनिया में भारत का 5वां स्थान है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। गुजरात विधानसभा का संचालन आज विद्यार्थी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल युवा मॉडल विधानसभा कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। राज्य भर से चुने गए कुल 182 स्कूल और कॉलेज के छात्र आज सदन की विधायी प्रक्रिया में भाग लेंगे और अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधायक जैसी विभिन्न भूमिकाएं निभाएंगे। राज्य विधानसभा अध्यक्ष डॉ. नीमाबेन आचार्य ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित कराना और उनमें नेतृत्व गुण को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से युवाओं को पता चलेगा कि सरकार कैसे काम करती है और सदन में कानून कैसे बनते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य विधानसभा के GV मावलकर संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो और द स्कूल पोस्ट द्वारा किया जा रहा है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारी सफलता मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 16 नगर निगमों में से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को 9 निगमों में सफलता मिली है। मध्य प्रदेश में करीब 50 दिन चले पंचायती और नगरीय निकाय चुनावों के बाद अब स्थिति साफ हो गई है। कुल 16 नगर निगमों में से सत्तारूढ़ भाजपा ने 9 पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 5 नगर निगम में अपने महापौर बनाने में कामयाब रही है। एक महापौर आम आदमी पार्टी के खाते में और एक पर भाजपा के बागी प्रत्याशी को जीत मिली है। सबसे अच्छी बात यह है कि 16 में से 9 नगर निगमों में कमान महिलाओं के हाथों में होगी। भाजपा को करीब 85% से ज्यादा नगर पालिकाओं में जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 13% नगर पालिकाएं आई हैं। इन चुनाव में आम आदमी पार्टी और ओबीसी की पार्टी भी अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ISSF निशानेबाजी विश्व कप के आखिरी दिन भारत के अनीश भानवाल, विजयवीर सिद्धू और समीत ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक लेकर शीर्ष पर रहा। इस वर्ष ये दूसरी बार है जब भारतीय निशानेबाजों ने विश्व कप पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पारुपल्ली कश्यप ने कल ताइपे ओपन बैडमिंटन में चीनी ताइपे के ची यू येन को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पारुपल्ली कश्यप ने BWF सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में ची यू येन को पराजित किया। भारत के थॉमस कप टीम के सदस्य प्रियांशु राजावत और मिथुन मंजुनाथ ने भी पहले दौर के मैच जीते। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संग्राम की एक झलक। भारत आमार भारतवर्ष स्वदेश आमार स्वप्न गो তোমাতে আমরাল ভিয়া জন্ম ধন্য হয়েছি ধন্য। 21 जुलाई को राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक उमेश चंद्र बनर्जी की पुण्यतिथि है। 29 दिसंबर 1844 को कलकत्ता में जन्मे बनर्जी 1864 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। 1868 में वे कलकत्ता लौट आए और वकालत शुरू की। बैरिस्टर के रूप में उन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की थी। 1882 में वो स्थायी वकील के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामले में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बचाव भी किया था। उमेश चंद्र बनर्जी दिसंबर 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष बने। अगले वर्ष दूसरे सत्र में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, बनर्जी ने सुझाव दिया कि पार्टी हर प्रांत के लिए स्थायी समिति का गठन करे। वो 1892 में इलाहाबाद में एक बार फिर पार्टी के अध्यक्ष बने। बनर्जी कुछ समय के लिए इंग्लैंड में रहे और वहाँ वकालत भी की। लिबरल पार्टी ने उन्हें ब्रिटेन की संसद के चुनाव में लड़ने के लिए टिकट दी। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय बने। उमेश चंद्र बनर्जी का 1906 में 61 वर्ष की आयु में कलकत्ता में निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार राष्ट्रीय नेता उमेश चंद्र बनर्जी को नमन करता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जयराम दास दौलतराम को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 21 जुलाई 1891 को कराची में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1915 में जयराम दास महात्मा गांधी के व्यक्तिगत संपर्क में आए और उनके अनुयायी बन गए। जयराम दास ने होम रूल आंदोलन में भी भाग लिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख कार्यकर्ता भी थे। जयराम दास 1947 में विभाजन के दौरान भारत में रहे और उन्हें बिहार का पहला भारतीय राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा में पंजाब के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1950 से 1956 तक जयराम दास ने असम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1 मार्च 1979 को अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी जयराम दास दौलतराम को हमारा नमन। आज हम आजाद हिंद फौज के मिजो सदस्य डार्थवमा रेंथली को भी याद कर रहे हैं, जिनकी 21 जुलाई 2019 को मृत्यु हुई थी। 1920 में पुकपुई गांव में जन्मे रेंथली ने स्वतंत्रता सेनानी बनने से पहले भारतीय सेना के मेडिकल कोर में सेवा की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें मलेशिया भेजा गया था, जहां उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन जापानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सिंगापुर में बंदी बनाकर रखा। रेंथली की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उस समय मुलाकात हुई थी जब वो जेल में थे। रेंथली रिहाई के बाद आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे और म्यांमार में साथी विद्रोहियों के साथ ब्रिटिश सेना से लड़े थे। हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोटों के बाद जब जापानी सेना पीछे हट गई तो उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा।
अंग्रेजों ने रेंथली को ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। 2 साल बाद 1945 में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत सरकार ने 1972 में रेंथली को ताम्रपत्र से सम्मानित किया। इस महान हस्ती ने 21 जुलाई 2019 को 99 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। भारत के वीर सपूत डार्थाबमा रेंथली को हमारा सलाम। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, संसद की कार्यवाही में तीसरे दिन भी व्यवधान, अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, भाजपा बोली संसद में गतिरोध की सूत्रधार है कांग्रेस पार्टी, भाजपा बहस के लिए तैयार। भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान तेज। कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लोकसभा में बयान पर पंजाब केसरी लिखता है, 10 लाख नौकरियों का ऐलान। केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा 40,35,000 पद स्वीकृत। सभी मंत्रालयों से समयबद्ध तरीकों से नौकरियां भरने के दिए गए निर्देश। अमर उजाला का कहना है, देश को आज मिलेंगे नए महामहिम। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज, शाम तक आएगा नतीजा। पहले गिने जाएंगे सांसदों के मत। जनसत्ता लिखता है, नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की आज पूछताछ। सोनिया गांधी की पेशी के मद्देनजर आज सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। दैनिक जागरण की खबर है, रुपए में कारोबारों के लिए अफ्रीकी देशों को मनाने की कोशिश कर रहा भारत। कुछ अफ्रीकी देशों ने दिखाया है उत्साह। महंगाई और विदेशी मुद्रा संकट से जूझते अफ्रीकी देशों को मिलेगा नया विकल्प। हिंदुस्तान लिखता है, रिजर्व बैंक थोक और खुदरा क्षेत्र के लिए डिजिटल मुद्रा पेश करेगा। अगले साल शुरुआत में डिजिटल मुद्रा जारी करने पर काम कर रहा रिजर्व बैंक। वित्त मंत्री ने बजट में की थी इसकी घोषणा। राजस्थान पत्रिका की बड़ी सुर्खी है, जननी पर खतरा कायम, प्रसव के दौरान होने वाली मौतों में 12% भारत में। सुधार के बावजूद राजस्थान पिछड़ा, हर दिन 800 महिलाओं की मौत। दैनिक ट्रिब्यून की टिप्पणी है, पंजाब सरकार के उदासीन रवैये ने लील लिया 2 लाख छात्रों का भविष्य। छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 2000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान नहीं करने पर अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। दैनिक भास्कर अरावली का दर्द शीर्षक से लिखता है, माफिया 128 में से 31 पहाड़ खा गए, सुप्रीम रोक भी बेअसर। उधर नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, हरियाणा में डीएसपी के बाद अब गुजरात और झारखंड में पुलिसकर्मियों को कुचला गया। चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को मारी टक्कर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना आज। सरकार ने कहा, नियमित यात्री रेलगाड़ियों के निजी संचालन की कोई योजना नहीं। नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगी। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघा आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के अंतिम दौर में ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला। 69% अफगानी लोगों ने भारत को अफगान का अच्छा मित्र बताया। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों की बैंकिंग सुविधाएं सरल बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। और पारुपल्ली कश्यप और मिथुन मंजुनाथ ताइपे बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।